नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल लाल किले से कुछ ऐसी घोषणाएं की हैं जो हलचल पैदा करने वाली हैं, चिंता पैदा करने वाली हैं, और मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि एक तरह की दहशत, आतंक पैदा करने वाली भी हैं। हालांकि मैं सेंसेशनल साउंड नहीं करना चाहता हूं, मैं इसको सनसनीखेज नहीं बनाना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने जो घोषणाएं की हैं वो अपने आप में इतनी सनसनीखेज हैं कि कल से ही पूरा सोशल मीडिया उससे भरा पड़ा है। हर जगह उन्हीं मुद्दों पर बातचीत हो रही है। वही दिमागी नक्सलियों की बात और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, इस पर बात हो रही है। इसी से जुड़ी, सीधे तौर पर तो नहीं जुड़ी है, लेकिन जो घोषणा प्रधानमंत्री ने की है और जिस पर अभी बहुत कम चर्चा हो रही है, और मेरे ख्याल से उस पर आगे चलकर और भी चर्चा होगी, की जानी चाहिए, और वो है सिविल डिफेंस का नया सिस्टम खड़ा करने को लेकर। वो बड़ी चिंता पैदा करने वाली है कि एक तरफ वो दिमागी नक्सलियों की बात कर रहे हैं, जाहिर है कि उन्हें अपना सबसे बड़ा शत्रु घोषित कर रहे हैं, संघ परिवार का सबसे बड़ा शत्रु घोषित कर रहे हैं, और अब टारगेट पर वो तमाम जो उनकी परिभाषा के तहत दिमागी नक्सली हैं, जिसमें पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, छात्र नेता हैं, सिविल राइट्स के लिए लड़ने वाले हैं, ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ने वाले हैं, जेन जी के जो युवक हैं, पूरी पीढ़ी है जो उठकर खड़ी हो गई है, वो है, तो तमाम, और किसान आंदोलनकारी हैं, मजदूर आंदोलनकारी हैं, तमाम तरह के जो गलत सलत कानून बनाए जाते हैं उनका विरोध करने वाले लोग हैं, चुनाव आयोग का या सुप्रीम कोर्ट का विरोध करने वाले लोग, न्यायपालिका का विरोध, किसी भी स्तर पर जो विरोध करने वाले लोग हैं, उन्हें अगर दिमागी नक्सली के दायरे में रख दिया गया और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई तो पूरे देश में इमरजेंसी से भी बदतर माहौल बन जाएगा। इसलिए स्वाभाविक है कि ये एक सनसनीखेज वक्तव्य था और उससे सनसनी पैदा होती है। लेकिन उसे से जुड़ा जो मैं दूसरी बात कर रहा था, जिस पर आज मैं विस्तार से बात भी करना चाहता हूँ, और वो ये है कि उन्होंने एक सिविल डिफेंस सिस्टम खड़ा करने की बात की, जो आज तक अभी किसी भी प्रधानमंत्री ने उस तरह से नहीं की, कभी भी नहीं की, कि हमें एक ऐसे राष्ट्रव्यापी सिविल डिफेंस सिस्टम की ज़रूरत है और उसमें आम नागरिकों को शामिल किया जाना है। तो इसके दो पहलू हैं जिन पर आज मैं आप डिस्कस करूंगा। पहला तो ये कि प्रधानमंत्री मोदी का जो आज का कॉन्टेक्स्ट है देश में, उस पर वो किस तरह से ये प्लान कर रहे हैं और उसका क्या मकसद हो सकता है, और दूसरा ये सिविल डिफेंस का जो आइडिया है वो कहाँ से आया है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि आरएसएस की जो विचारधारा है उसकी जड़ें जर्मनी और इटली में हैं, हिटलर के दर्शन में है, मुसोलिनी के दर्शन में है, उनकी रणनीतियों में है, उनकी राजनीति में है, और उनके जो एजेंडे रहे हैं उनसे उसका एजेंडा मेल खाता है। गोलवलकर को पढ़ लीजिए, आपको लगेगा कि हिटलर के इतने बड़े प्रशंसक हैं वो, कि हिटलर की राह पर पूरे देश को ले जाना चाहते हैं। तो ये जो घोषणा है वो वहाँ से भी जुड़ती है। तो हम ये भी देखेंगे कि हिटलर ने जो उस समय वहाँ सिविल डिफेंस सिस्टम बनाया था वो कैसा था, उसका मकसद क्या था, वो क्या काम कर रहा था, और हमारे देश में क्या उसकी ज़रूरत है, और अगर ये बनाया जा रहा है तो इसका क्या उपयोग किया जा सकता है। तो ये दोनों पहलू आज मैं डिस्कस करूंगा। उम्मीद है कि आप धैर्यपूर्वक पूरा वीडियो देखेंगे, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि भारत में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, अगर आप उनको स्टडी करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपको बार बार जर्मनी का रुख करना पड़ेगा, जर्मनी की घटनाओं का रुख करना पड़ेगा। जर्मनी की जो नाज़ी पार्टी है, जो हिटलर की पार्टी है, वो कैसे काम करती थी, हिटलर की सरकार, हिटलर की मिनिस्ट्रीज़ कैसे काम करती थी, उसकी प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री कैसे काम करती थी, उसकी जो गेस्टापो और एसएस सेनाएं थीं वो किस तरह से काम करती थी। ये बहुत एक तरह का संबंध दिख रहा है दोनों में। इसलिए बार बार जब भी हम बात करते हैं इस तरह की चीज़ों की, तो ऑटोमेटिकली हिटलर और जर्मनी आ जाता है। तो
मैं बात पहले करता हूं कि प्रधानमंत्री ने आखिरकार कहा क्या है। मैं जो उन्होंने कहा एग्जैक्टली मैं आपके सामने रख रहा हूं। उन्होंने कहा कि आज मैं लाल किले की प्राचीर से घोषणा करता हूं कि आने वाले दिनों में हम सिविल डिफेंस का एक जीवंत, वाइब्रेंट और आधुनिक नेटवर्क खड़ा करेंगे। हम उन्हें आधुनिक प्रणालियों से परिचित कराएंगे, आधुनिक संकटों से नागरिकों की सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्थाएं की जा सकती हैं। हम एक विशाल आधुनिक सिविल डिफेंस स्वयंसेवी बल तैयार करेंगे जो समकालीन चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होगा। अब इस घोषणा का मकसद तो आधुनिक खतरों जो उन्होंने बताया, साइबर हमले, महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले आदि हो सकते हैं, के खिलाफ नागरिक स्तर पर तैयारियां मजबूत करना है और व्यापक स्वयंसेवी बल बनाना है। स्वयंसेवी बल पर जरा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत क्रूशियल एलिमेंट है इस पूरी योजना का कि ये स्वयंसेवी आएंगे कहाँ से, किनको स्वयंसेवी बनाया जाएगा। ये क्या जो स्वयंसेवक हैं आरएसएस के, संघ परिवार के, वही इस सिविल डिफेंस सिस्टम को संभालेंगे? क्या बजरंग दल के लोग संभालेंगे, विश्व हिंदू परिषद के लोग संभालेंगे, गौ रक्षा वाले जो हैं वो संभालेंगे? ये सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये सिविल डिफेंस सिस्टम की ज़रूरत क्यों है। जर्मनी में हम मान सकते हैं कि वो युद्ध में था और युद्ध में हिटलर को लगा कि अब बमबारी होगी, तमाम तरह के हमले होंगे, तो हमें अपना एक सिविल डिफेंस सिस्टम बनाना चाहिए और उसको ध्यान में रखकर उसने वो सिविल डिफेंस सिस्टम बनाया था। लेकिन युद्ध के दौरान भारत में तो अभी युद्ध जैसी कोई स्थिति है नहीं ना, तो इसमें इस तरह की चीज़ों के बारे में प्रधानमंत्री क्यों सोच रहे हैं? क्या इसलिए कि उन्हें जेन ज़ी से अब बहुत बड़ा खतरा दिख रहा है? जेन ज़ी आंदोलन जिस तरह से जोर पकड़ रहा है और निचले स्तर पर पहुंच गया है, जेन अल्फ़ा से जुड़ी रिपोर्ट सामने आने लगी हैं, तो एक तरफ जेन ज़ी का आंदोलन है, दूसरी तरफ विपक्षी दल आक्रामक हुए जा रहे हैं, लगातार हमले पर हमले कर रहे हैं और सरकार का जो इकबाल है, जो प्रताप है, वो बिल्कुल ढह गया है। प्रधानमंत्री मोदी की छवि ढह गई है, उनका भी इकबाल ख़त्म हो चुका है। हमने देखा कि पार्लियामेंट सेशन में ना मोदी और ना शाह जाने की हिम्मत कर पाए, जवाब नहीं दिए। और ये चुप्पी जो थी, क्या इसीलिए थी कि लाल किले से इस तरह की घोषणाएं की जाएंगी जो अपने आप में एक तरह का संदेश दे देंगी विपक्ष को भी और पूरे देश भर को भी कि पैलेट गन चलाने पर हमें कोई अफसोस नहीं है और हम आगे और भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, करेंगे। और चाहे वो सिविल डिफेंस सिस्टम के ज़रिए करें, चाहे जो अभी हमारे पास सिस्टम है उसके ज़रिए करें। ये एक तरह का मैं समझता हूँ कि खुला संदेश भी लाल किले से प्रधानमंत्री ने दिया है। नहीं तो वो कम से कम वहाँ छात्रों के बारे में कुछ तो कहते, आंदोलनकारियों के बारे में कुछ तो कहते। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है और अभी तक किसी भी बड़े नेता ने पैलेट गन को लेकर अफसोस जाहिर नहीं किया है। बीजेपी के छोटे या बड़े किसी भी नेता ने बल्कि समर्थन किया और कई लोग तो फायरिंग की बात भी कर चुके हैं, आरएसएस के नेता। तो ये एक तरह का कहना चाहिए कि सरकार का रवैया बहुत ही कड़ा कहना ज़रूर गलत होगा, क्रूरता की तरफ जा रहा है, बर्बरता की तरफ जा रहा है कि एक बर्बरता जो हुई है उसको वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और किसी बड़ी बर्बरता की तैयारी की जा रही है। बहरहाल, तो ये तो इसका एक पक्ष है। दूसरा पक्ष जो मैं आपको बता रहा था कि इसका संबंध क्या है हिटलर से, जर्मनी से, तो आपको मैं बता दूं कि हिटलर ने 1933 में आरएलबी नाम की एक डिफेंस, सिविल एयर डिफेंस सिस्टम गठित किया था। जो उनके मंत्री थे हरमन गोरिंग, उन्होंने इसका संगठन इसका तैयार किया था और उसका मुख्य काम क्या था? आम जर्मन नागरिकों को बमबारी से बचाव का प्रशिक्षण देना, ब्लैकआउट, आग बुझाना, प्राथमिक चिकित्सा, गैस सुरक्षा, शेल्टर प्रबंधन आदि, घरों और मोहल्लों में वायु रक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करना। अब ये युद्धकालीन व्यवस्था थी, युद्ध में इस तरह की ज़रूरत पड़ सकती है सिविल डिफेंस की, और अगर कोई सरकार करे
तो उस पर किसी को आपत्ति नहीं होगी। लेकिन भारत में तो अभी युद्ध जैसी कोई बात है नहीं। लेकिन मोदी जी के भाषण को सुनकर आप समझ सकते हैं कि वो कल्पना कर चुके हैं कि भारत में एक युद्ध शुरू हो गया है। बाहर से कोई हमला नहीं हो रहा है, वो अंदर से ही अपने शत्रुओं को खड़ा कर रहे हैं। मतलब ये जो दक्षिणपंथी ताकतों में एक आदत होती है, आरएसएस बीजेपी में एक प्रवृत्ति है कि हमें एक शत्रु चाहिए जिसको निशाने पे रखकर हम पोलराइज करेंगे पूरी सोसाइटी को। अभी तक मुसलमानों को सामने रखकर कर रहे थे, पता नहीं क्यों मुसलमानों को अब छोड़ दिया है, या उन्हें लगता है कि मुसलमानों को हमने काफ़ी हद तक दुरुस्त कर दिया है, अब उनसे कोई ख़तरा नहीं है, ख़तरा जेनजी से है। और ये जो सो कॉल्ड दिमागी नक्सली हैं उनसे है। तो अब इनको खतरे के रूप में खड़ा करो, इनको टारगेट पे लाओ, इनको ठीक करो। तो क्या इनको ठीक करने के लिए ये सिस्टम बनाने की बात वो कर रहे हैं। तो युद्ध के हालात पैदा कर रहे हैं वो भारत के अंदर, एक काल्पनिक युद्ध रच रहे हैं जिसमें अपने अपोजिशन को खड़ा कर रहे हैं वो। ये हमारे शत्रु हैं। अपोजिशन मतलब किसी भी तरह का, पॉलिटिकल भी हो सकता है, आइडियोलॉजिकल भी हो सकता है, और इन सब से परे सिंपल स्कूल कॉलेज पढ़ाई रोजगार के लिए लड़ने वालों की जो आंदोलनकारी खड़े होंगे वो भी उनके शत्रु होंगे। तो ये एक योजना यहाँ बन रही है। अब जो जर्मनी में बनी थी उसमें 1939 तक करीब 1.5 करोड़ लोग सदस्य बन गए थे। अब सवाल उठता है कि ये तो एक भूमिका उनकी थी ही, लेकिन इसके अलावा क्या भूमिका थी? क्या उन्होंने कभी यहूदियों के नरसंहार में कोई भूमिका निभाई? कोई ऐसा काम किया जिससे उन पर ये आरोप लगे कि उन्होंने अल्पसंख्यकों के कत्ले आम की कोशिश की, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? तो डायरेक्टली तो ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है। उसके लिए हिटलर ने दूसरे संगठन बना रखे थे, जैसे न्यूरमबर्ग कानून 1935 के तहत, नहीं माफ़ कीजिएगा, उसके लिए एसएस एक ऑर्गेनाइजेशन था, एक गेस्टापो था, और एक और संस्था थी जो कि यहूदियों के 1939 में यहूदियों की जबरन बनाई गई संस्था थी। उसको बाध्य किया गया था कि वो स्वयं अपनी सूचियां बनाए रखें और गेस्टापो को दें। गेस्टापो एसएस ये दोनों काम करते थे, यहूदियों को चिन्हित करना, उनको कंसंट्रेशन कैंप में ले जाना, गैस चैम्बर में ले जाना, ये उनका काम था। लेकिन ये जो आरएलबी की बात की मैंने, जो सिविल डिफेंस के काम के लिए खड़ी की गई थी, उसका काम एक तो एयर अटैक से प्रोटेक्ट करना था लोगों को, लेकिन दूसरी तरफ चूंकि वो एक सर्विलांस भी करते थे, पूरी एक ज़मीनी स्तर पर उनका संगठन था, उनके तहत वो हर पूरे मोहल्ले में और हर नागरिक पर नज़र रखते थे, निगरानी रखते थे। तो बेशक वो डायरेक्टली नहीं हो, लेकिन इन्फॉर्मेशन गेस्टापो और एसएस तक पहुंचाने का काम करते थे यहूदियों से संबंधित। और जो रिपोर्ट्स हैं वो सब ये कहती हैं कि जो होलोकास्ट हुआ है वहाँ पर जर्मनी में, उसमें केवल एसएस या गेस्टापो या सेना का काम नहीं था, उसमें ऊपर से नीचे तक क्लर्क, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, सब लोग शामिल थे, तब इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। तो ये सिविल डिफेंस के लोग भी डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली इस पूरे काम में शामिल थे, ये माना जा सकता है। तो कल को क्या ये सिविल डिफेंस सिस्टम, एक तो पहली बात यह है कि अगर भारत में ये सिविल डिफेंस सिस्टम बनाया जा रहा है, सरकार की छतरी के तहत बनाया जा रहा है, उन्हें जॉब पर रखा जाएगा, पे किया जाएगा, तो ये स्वयंसेवी क्या उसमें आएंगे? आरएसएस के थ्रू आएंगे। जाहिर है कि ये रिक्रूटमेंट भी आरएसएस और सरकार की एजेंसियों के मिलीभगत से होगी, क्योंकि अभी तक जितने अपॉइंटमेंट सब जगह हो रहे हैं वो सब इसी तरह से हो रहे हैं। कहीं कोई निष्पक्ष नियुक्ति तो हो नहीं रही है, सिर्फ और सिर्फ आरएसएस एंड कंपनी के आधार पर नियुक्त किए जा रहे हैं लोग, उसमें भी उसी तरह के लोग भरे जाएंगे।
उनका माइंडसेट आप जानते हैं, उनकी आइडियोलॉजी आप जानते हैं, उनका एजेंडा आप जानते हैं। तो क्या ये सिविल डिफेंस स्ट्रक्चर खड़ा करके जिस तरह से बहुत सारे राज्यों में ऐसी पुलिस, जैसे उत्तर प्रदेश की पीएसी बदनाम है कि वो एंटी मुस्लिम्स है, एंटी माइनॉरिटीज़ है, तो क्या ये जो सिस्टम बनेगा वो भी इसी तरह का होगा? हम लोग बहुत बार अग्निवीर को लेकर शक करते हैं कि अग्निवीर में जो लोग लिए जा रहे हैं वो 3-4 साल बाद जब वापस आएंगे तो क्या ये इस तरह के कामों में उनका इन्वॉल्वमेंट कर दिया जाएगा कि उनको जॉब भी दे दिया और वो इस तरह की चीज़ों को हैंडल करेंगे और उनकी मेंटल ट्रेनिंग उसी तरह की जाएगी? तो ये एक बहुत बड़ा पेचीदा सवाल खड़ा कर दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने, और एक आशंकाओं का वातावरण भी खड़ा कर दिया है, चिंताओं का वातावरण खड़ा कर दिया है कि आखिरकार वो अब हिंदुस्तान को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। अगर ये शत्रु की घोषणा कर दी गई है और उससे निपटने के लिए सिविल डिफेंस सिस्टम बनाने की भी घोषणा साथ में हो गई है और ये अभियान चालू हो जाता है, और उनकी घोषणा के बाद जो पूरे उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगी हैं, सहयोगी संगठन हैं, सबकी प्रतिक्रियाएं इस दिमागी नक्सली के आसपास घूम रही हैं, तो ये एजेंडा अब कितना बड़ा और घातक होने वाला है देश के लिए, ये समझने की ज़रूरत है कि आगे चलकर जब ये पूरी तरह से अनफोल्ड होगा तब क्या होगा। और अगर इसके खिलाफ जनता खड़ी होती है, विपक्ष को तो मजबूरी है, उसको खड़ा होना ही पड़ेगा, और राहुल गांधी पीछे हट नहीं रहे हैं, तो वो कांग्रेस को खड़ा होना पड़ेगा। फिर जो कांग्रेस जनता पार्टी है या जो दूसरे लेफ्ट के संगठन हैं, वो सब कैसे इस हमले का सामना करेंगे, ये भी एक बड़ी चुनौती का सबब है। तो एक खतरनाक कदम तो प्रधानमंत्री मोदी ने उठा दिया है, भले ही उसको अभी स्पष्ट ना किया गया हो, लेकिन उसमें छिपे जो उनकी मंशाएं हैं वो उजागर हो गई हैं, और इससे सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।